Unacademy. इनमें से कौन सा जो है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है? तो ये 343 में यूनियन की बात है जो कही गई थी। 243 जेआईडी का मैंने आपको एक ट्रिक टेक्निक समझाया था कि आप लोग पंचायत और नगर पालिका के प्रोविजन को किस तरीके से याद कर सकते हो। मेनका जी, श्वेता जी आप भी हैं, ओके, रोहित जी आप भी क्लास में प्रेजेंट हैं, स्वागत है आप सबका। रिंकी जी आपका भी स्वागत है। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? तो आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 से हमने इसको देखा था कि 5 जजेस की रिक्वायरमेंट है जो होती है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पीछे कॉरम के पॉइंट को लेकर मैंने आपको 3 आर्टिकल याद करवाए थे, आर्टिकल 100, 189 और 127। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी हमारे बीच में पॉइंट आया था कि वो रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, जब तक नए वाला प्रेसिडेंट नहीं है तब तक वो ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी 42 अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, उसमें से एक ड्यूटी 86 अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, मैट्रिक रिलीफ के पॉइंट को हमने 4 आर्टिकल एक साथ याद किए थे, 41, 42, 43, 44, 43A। ये चारों आर्टिकल वर्क के संबंध से कनेक्ट करके हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व है जो कर सकते हैं। प्रीति जी, परमेश्वर जी, यू आर देयर, योर अटेंडेंस इज एक्सेप्टेड। देन आफ्टर यहाँ पर राइट टू वर्क के प्रोविजन को मैंने समझाने का कोशिश किया था। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज क्या होती है, बेसिक से सवाल था यहाँ पर विजय। CNAG के बारे में हमने बातचीत की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कैग साहब की बात की जा रही थी। 2016 के अंदर जो है जो अमेंडमेंट आया जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था वो था 101 अमेंडमेंट। कौन सा है? 101 अमेंडमेंट आपके यहाँ पर आया जाएगा। देन आफ्टर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कराता है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बातचीत जो होती है। राइट टू एजुकेशन के बारे में 86 अमेंडमेंट हमारा डील करता है। उससे पहले एजुकेशन के बारे में आर्टिकल 41 भी डील किया करता था। ठीक है, अब इनमें एज फैक्टर को कैसे याद रखना चाहिए, तो मैंने आपको आंगनबाड़ी योजना का एक एग्जांपल दिया था जिसको आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ में कनेक्ट करना है, जहां पर 0 से 6 साल की एज है। बाकी सारे केसेस में 6 से 14 साल का एज फैक्टर आपको देखने को वहां पे मिलेगा। इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो हमने प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने कहा था COD, दोनों ऑप्शन अपने आप में करेक्ट है। आर्टिकल 74 के साथ इसको कनेक्ट जो कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है वो 6 वीक्स तक क्या रहता है, वैलिड है जो रहता है। साथ साथ में केशवनंद भारती का केस बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ था। फुल फेथ एंड क्रेडिट 261, इस आर्टिकल को मैंने पूरा आपके सामने रखा था। मैंने बताया था कि इसका जो क्लॉज 3 है वो आपके सिविल कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है उसके बारे में फिर लागू होता है, उससे भी आप कनेक्ट जो कर सकते हैं। ठीक है जी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को कौन रिमूव कर अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। और इसको कैसे हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? तो लाइक सुप्रीम कोर्ट का जज। 124, 324, इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग है वो याद रख लेना, 124 और 324 के बीच में मैंडेटरी क्यों क्यों जारी की जाती है? ताकि पब्लिक अथॉरिटी को कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के बारे में डायरेक्शन है जो दिया जा सके। अमेंडमेंट के बारे में 368 आर्टिकल था हमारा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में ही होता है। साथ ही साथ में शॉर्ट टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया किसने कहा? तो आर्टिकल 393 इसके बारे में बातचीत है जो करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 360 है जो करता है। और कौन से 2 क्लॉज को, 2 आर्टिकल को जो सस्पेंड नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट के संबंध, वो है 20 और 21। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताई। ऑटोमेटिक सस्पेंशन और आपके बाय प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा सस्पेंशन है जो करना, तो ये याद रख लेना जो 358 और 359 का कॉन्सेप्ट है जो था। ठीक है, सो उसके बाद में 42 अमेंडमेंट के तहत आपके आर्टिकल 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एड ऑन है जो किया गया था। और फाइनली आपके शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 भाषा है उनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो राजस्थान इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने एक ट्रिक आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको बता देता हूं। देखो, हालांकि संभावना नहीं होती है बट फिर भी आपके सामने एक सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा शेड्यूल 8 में है और कौन सी भाषा नहीं है। तो अब ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो सकता है आप लोगों के लिए, डिफिकल्ट काम हो सकता है। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका देना चाहता हूं, आप चाहें तो इसको अडॉप्ट है जो कर सकते हैं। कैसे? देखो, आप संविधान के अंदर शेड्यूल 8 को ओपन करो। जब आप शेड्यूल 8 को देखते हो तो यहाँ पर 22 अलग अलग भाषाएं दे रखी है ना। तो इनमें से आप कुछ एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लो, ऐसे कीवर्ड जहां पर आपके एक से ज्यादा भाषाओं का योग हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो यहाँ पे एम जो वर्ड है, एम नाम से आपके 4 भाषाएं आ रही है। एम नाम से 4 भाषाएं आपके यहाँ पर आ रही है ना। मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। तो इससे एम नाम से, एम फैक्टर से आप इसको 4 भाषाओं को याद कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे के भाषा देख लो, के। अब के में आपके कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, तो ये 3 भाषाएं आपके के से कनेक्ट है जो हो सकती है। फिर आप एस वर्ड ले लो, तो एस वर्ड से आप देखो संस्कृत, संताली, सिंधी, संस्कृत, सिंधी, संताली, तो ये 3 भाषा आप यहाँ से कनेक्ट है जो कर सकते हो। इसके अलावा जैसे बी वर्ड आपके सामने आ रहा है, जैसे के वर्ड आपके सामने आ रहा है, टी वर्ड आ रहा है, यहाँ पर 2-2 भाषाओं को जोड़ा है जो जा सकता है। जैसे बी फॉर बंगाली, बोडो, उसके बाद के आपके टी के अंदर तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु। तो ऐसा करके आप अल्फाबेटिक तरीके से इन भाषाओं को याद कर सकते हो। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका है इंडिया का मैप। दूसरा तरीका है इंडिया का मैप। आप एक बार इंडिया का मैप अपने आंखों के सामने रख के देखिए और कौन सी चीज से कौन सा फैक्टर कनेक्ट हो सकता है, आप इससे इसको याद है जो कर सकते हो।
तो ये आप अल्फाबेटिक टेक्निक से अगर कोशिश करोगे तो शायद आप इन 22 भाषाओं को एटलीस्ट इतना तो याद कर लोगे कि अगर प्रीलिम्स एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर दे सको। ठीक है जी। अब हमारा आगे का सवाल है जो तैयार होता है। ओके, अब मैं आपके बीच में नेक्स्ट पार्ट को लेकर है जो आता हूं। परमेश्वर जी, अब डाउट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पेपर सॉल्व करते हैं, वरना मैं डाउट में ही रह जाऊंगा, तीनों पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे और हमारा जो मेन पर्पस है वो पीछे रह जाएगा, है ना। आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि डाउट सेशन थोड़ा फ्री टाइम के अंदर मैं अटेंड कर पाऊंगा। एक बार अपन इसको करते हैं, समय मिला तो जरूर करेंगे अपन, ठीक है, धैर्य रखिएगा। सर इंपॉर्टेंट शेड्यूल बता दीजिए प्लीज। 12 इंपॉर्टेंट शेड्यूल में से आप ऐसा ज्यादा छोड़ना चाहते हो तो 5 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, 10 को छोड़ दो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना यस, तो 2017 का पेपर आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कुछ सवाल रिपीट होंगे, कुछ सवाल पुराने वाले वापस आएंगे। मैं आपको पोल का ऑप्शन भी दूंगा, 15 सेकंड का आपके बीच में पोल रहेगा जिसका आपको आंसर है जो देना है, करेक्ट, ठीक है जी। ओके, नाउ सो एक सेकंड मैं इसको म्यूट कर देता हूं, क्योंकि अभी मैं क्या यूट्यूब पे बोल के आ गया ना कि आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, तो पता है कि क्लास चल रही है और हाथों हाथ मैसेज भी डालेंगे। बड़े महान है हम, बड़े महान है। लोग हमको लॉ का स्टूडेंट है भी थोड़ा ना कहते हैं, हम है इसलिए कहते हैं। ओके, हाँ जी। सो इनमें से कौन सा लॉ नहीं है? देखो नेगेटिव तरीके से पूछा। आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब यूपी के पॉइंट को डील कर रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था कि आपको इसके अंदर के जो पॉइंट आते हैं उनको याद करना चाहिए। अच्छा ये बात बताओ, ये आर्टिकल 13 के इसमें अंदर कितने लॉ की कितनी परिभाषाएं, कितने पॉइंट है? मनाली जी ने सबसे पहले आंसर दिया, जागृति जी, अफसान जी, दीक्षा जी साथ साथ में पार्टिसिपेट कर रही है। मुझे बताओ यहां पर जो है कितने पॉइंट थे? 8 पॉइंट थे। 8 के 8 पॉइंट याद है? 8 के 8 पॉइंट याद है? जिसके अंदर आपके रूल्स है, रेगुलेशन है, कस्टम है, यूसेज है, बाय लॉज है। सर्कुलर आता है क्या? सर्कुलर कभी नहीं आता है। ऑलवेज रिमेंबर, सर्कुलर आपके कभी नहीं आएगा। सर्कुलर को लॉ की परिभाषा में नहीं रखा गया। ऑर्डिनेंस है, रूल्स है, नोटिफिकेशन वगैरह वो सारा इसके अंदर आ जाता है। खैर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको एक पॉइंट समझना है कि जहां कहीं पर भी डेफिनेशन का कोई भी पॉइंट आता है, मान के चलिएगा डेफिनेशन जहां पर भी आ रखी है वहां पर आपका एग्जाम का क्वेश्चन है जो बन सकता है। ठीक है जी, अगला सवाल, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, और आपको उसका आंसर है जो देना है। हाँ जी बताइए, आपके बीच में 15 सेकंड का आपके पास समय, 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आपने सोच के बताओ डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से आंसर तो 99 ने सही दिया है, लेकिन क्या आप लोगों को आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और सेक्शन 300 के बीच का डिफरेंस भी पता है क्या? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 300 और आर्टिकल 22 में एक डिफरेंस वाला पॉइंट भी है, एक डिफरेंस वाला पॉइंट भी है, और ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं कि एक बार उसकी लैंग्वेज पढ़ के उनके डिफरेंस के पॉइंट को जरूर देखिएगा। एक आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट मिले, मैं आपको हिंट दे दूं, क्या एक्विटल होने पर 22 लागू हो सकता है क्या? ये आप आराम से सोच के देखना, क्या एक्विटल होने पर 22 लागू हो सकता है क्या, है ना? थिंक अबाउट इट। वेरी गुड साक्षी कुमार जी, बस आपके नाम में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बाकी आपके कॉन्सेप्ट तो बड़े एकदम क्लियर लग रहे हैं मेरे को। इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता है? जो अल्पसंख्यक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, कहां पर मेंशन कर रखा है? फंडामेंटल राइट एक भी छोड़ के गए ना तो खुद का नुकसान करवा रहे हो, तो फिर खुद का क्या करवाओगे? नुकसान है जो कराओगे, ये बात माइंड में सेट कर देना, ठीक है। आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक सारी बातें पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात आ रही है वो क्लॉज 1 में है या क्लॉज 2 में है? थिंक अबाउट इट, ठीक है। आपके 32 में दो क्लॉज, अगर आपसे पूछ लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहां पर है तो क्या आंसर दोगे आप? तो वहां पर क्या आंसर है जो दोगे? ये भी आपके लिए गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ 32 को पकड़ के बैठे हो। मैं आपको यहाँ पर साथ साथ दिखा देता हूँ। देखो, पेपराथॉन से मेरा मतलब ये भी है कि आपकी छोटी छोटी गलतियों को मैं रिमूव कर सकूं, हटा सकूं, उनको दूर कर सकूं, ठीक है। एग्जाम के अंदर वो गलतियां कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ये वाली गलती जो शायद आप में से कोई न कोई जरूर करता,
लेकिन उम्मीद है मुझे कि अब नहीं करेंगे आप। जैसे देखिए कि 32, नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। अब आप देखो आर्टिकल 32 के अंदर आपके अलग अलग क्लॉजेज हैं। ये आपका आर्टिकल 32 है, इसमें क्लॉज 1 भी है और क्लॉज 2 भी है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये पूछ लिया तो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहां पर है, 32(1) के अंदर है या 32(2) के अंदर, फिर आंसर क्या दोगे बताओ। और एक में ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया, अब हम तो सिर्फ 32 याद करके गए थे। ये इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, इस पॉइंट को आपने इससे पहले ऑब्जर्व किया था, हाँ या ना, कि 32 के अंदर भी 2 क्लॉज हैं। इस बात को आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया था, हाँ या ना, पहले कर रखा है ऑब्जर्व। क्योंकि ये छोटी मिस्टेक नहीं है, ये छोटी मिस्टेक नहीं है, ये बैंड बजा सकती है एग्जाम के। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट राइट कन्वर्ट दिस पार्ट इज गारंटेड। तो इसने इसमें पहले वाले केस में अधिकार को संरक्षित किया। फिर क्या लिखा, द कोर्ट शैल हैव द पावर टू इश्यू डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट एक्सेट्रा। देखो इसने क्या लिखा है, डायरेक्शन भी दे सकता है, ऑर्डर्स भी दे सकता है, रिट भी जारी कर सकता है, तीनों बातें लिखा हुआ है, जिसमें इंक्लूड है रिट ऑफ 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह 5, whichever may be appropriate for the enforcement of any right। तो आपका अधिकार कहां पे आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो अधिकार है कहां पर, ये राइट टू मूव तो यहां दे रखा है। अब इसका आंसर आप क्या लिख के आओगे, 32(1) लिखोगे, 32(2) लिखोगे। यू मस्ट थिंक अबाउट इट। रिट के बारे में पॉइंट ये तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको इस तरीके से क्या करेगा, प्रोटेक्ट है जो करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। लेकिन यहाँ पर राइट टू मूव ये आपका बेसिक अधिकार, इसको इंप्लीमेंट आपका 32 और का 2 क्लॉज 2 है जो करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा जुरिस्डिक्शन है और नहीं है, सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो इस सवाल में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ओरिजिनल वाला, ये कहना अपने आप में क्या होता है, गलत है जो होता है, ठीक है ना, बिल्कुल 131 के अंदर मेंशन है जो कर रखा है। ओके, अगला सवाल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बताइए ये कहां पर आएगा। वेरी गुड, 44 में क्या है, 44 में क्या है, 41 में क्या, अभी बताया था मैंने, बिना देखे आंसर देना, 41 में क्या है, नकल मत मारना, 41 अभी पढ़ के आए थे, 3 चीजें थी, वो 3 चीजें कौन सी है, रिंकी जी वो 40 में है, मैं 41 की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक ही था 41 में, वर्क ही था और कुछ नहीं था। क्या वहां पर एजुकेशन नहीं थी, क्या वहां पर पब्लिक असिस्टेंट नहीं था क्या, तो कौन बोलेगा, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, ठीक है, 3 बातें वहां पर थी 41 में। और 51 में, 51 में क्या था, कुछ पीस वीस था क्या, इंटरनेशनल पीस टाइप का कुछ था क्या वहां पे, वेरी गुड, इंटरनेशनल पीस। एक सवाल आपसे चलो और पूछता हूं, 245 से लेकर 255 में एक ऐसा कौन सा आर्टिकल आता है जो इंटरनेशनल शब्द को लेकर बैठा है, जिसमें इंटरनेशनल वर्ड ही आता है, वेरी गुड रोशनी जी, अंकित जी, बहुत बढ़िया, 253 कौन सा है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट को होता है। तो जब भी आपके सामने वर्ड आता है ना उसको लिंक करो, तो यहाँ पे 51 को लिंक विद कर दो 253 के साथ में, ताकि दोनों आर्टिकल आपको याद रह सके, दोनों आर्टिकल आपको याद है जो रह सके। अगला सवाल, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपके 39A। अगला सवाल है कि पार्लियामेंट, अरे यार लड्डू सवाल है, ये मैं आपसे नहीं पूछ सकता, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये 79 के अंदर दे रखा है, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे सवाल आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द रिट ऑफ सर्श्योरी जो है, रुको रुको रुको, इसका आर्टिकल 79 है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर, तो आंसर आपके आने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल कौन सा है फिर। बिल्कुल प्लस 89 करो, अच्छा आपको 89 का नियम याद है, शाबाश, मुझे लगा भूल गए होंगे, वेरी गुड। आप में से कितने लोगों को 89 का नियम याद है, रूल ऑफ 89, इसकी खोज जो है ना श्री श्री 1075 लिंकिंग बाबा ने की थी,
रूल ऑफ 89 50% को याद है, बाकी लोगों को पता ही नहीं है। ये भगवान, अब नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो, रूल ऑफ 89 याद है तो इसका क्या हो जाएगा, 168 इसका आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल, रिट ऑफ सर्श्योरी, ये जो सर्श्योरी वाली जो रिट है, उत्प्रेषण की जो रिट है, ये कब जारी की जाती है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपके पास में, ए बी सी और डी, बताइए। रिट ऑफ सर्श्योरी कहां जारी की जाती है? खुशबू जी, मैंने यूट्यूब पर इसका 1 घंटे का सेशन ले रखा है, ट्रिक्स टू रिमेंबर पार्लियामेंट एंड स्टेट जुडिशरी प्रोविजन, स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन। आप लोग उसको एक बार अटेंड कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा, पूरा डिटेल में समझा रखा है। आप लोग अटेंड नहीं कर पाए हो, लिंकिंग लॉज का मेरा एक भी वीडियो फालतू का नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं सोनिया जी, अभी भी आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया, यूट्यूब तो बहुत पहले से ज्वाइन कर रखा है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो इसमें 2 तरह की रेट है, प्रोहिबिशरी और सर्श्योरी। प्रोहिबिशरी यानी कि पी फॉर पहले, एक आपको छोटी सी टेक्निक बता देता हूं मैं, प्रोहिबिशरी और सर्श्योरी। प्रोहिबिशरी की जो रिट होती है वो पहले आती है, जुरिस्डिक्शन एक्सीड करने वाले हो आप, फाइनलिटी जजमेंट आना उससे पहले कोर्ट क्या करता है, उसको रोक देता है कि तुम ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे। और अगर आपने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर लिया है तो उसके बाद आपके जजमेंट को नलिफाई करने के लिए सर्श्योरी की रिट आ सकती है। देखो सर्श्योरी की रिट जो है वो आपके सीपीसी के रिवीजन की तरह काम करती है, ये बात मैंने आपको सीपीसी के टाइम भी बताई थी। आप में से कई लोगों ने अभी तक पुराने वाले पेपराथॉन ही अटेंड नहीं किया है, कई लोगों ने पुराने वाले पेपराथॉन ही अटेंड नहीं कर रखे हैं, इसलिए वो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको अटेंड करने चाहिए क्योंकि हर एक पेपराथॉन अपने आप में कई सारी बातों को बताता है, आलस मत करो, ये आपके लिए बेनिफिट का। इसका आंसर क्या होएगा, टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी, अगर उन्होंने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया है एक्स्ट्रा तो। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन का? फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सा है हर एक सिटीजन का? इसका आपको आंसर है जो देना है, दीजिए फटाफट। फंडामेंटल राइट। आज ही मनाली जी कोई है, नए प्राणी दिख रहे हैं क्या आज क्लास के अंदर? फटाफट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। मनाली जी आपकी पहली क्लास है क्या? इससे पहले आप मुझे यहाँ पर क्लास के अंदर दिखाई नहीं दिए। बाकी लोगों ध्यान दो, कंपटीशन बढ़ रहा है, अब क्या होगा तुम्हारा सोच लो। तो यहाँ पर क्या है, 51 में कई सारे पॉइंट है जो दे रखे, 51 कैपिटल ए के अंदर, ठीक है। तो 51 कैपिटल ए के अंदर जो भी पॉइंट आपको दे रखे हैं, आपको उन पॉइंट को अच्छे से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अब 51 ए को याद रखना आसान नहीं है, याद रखना आसान जो है वो नहीं है, इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ ट्रिक्स वगैरह अप्लाई है जो करना पड़ेगा। रिंकी जी की भी पहली क्लास है, ओके बहुत बढ़िया है ना, आपके स्टूडेंट एक स्टेप आगे ही रहेंगे, अच्छा ठीक है ओके। नाउ जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बाकी याद करना आपके ऊपर है। जैसे 51 ए का क्लॉज आपके सामने डी आता है, तो इसको कनेक्ट कर लो कि भाई डी फॉर डिफेंड करना, डी फॉर डिफेंड करना। तो जब भी डिफेंड आपको बुलाया जाए तो आपको राष्ट्र के प्रति डिफेंड सर्विस देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे एच आता है तो एच फॉर ह्यूमनिज्म की प्रॉपर्टी को एक्सेल करना वगैरह वगैरह, ऐसा भी याद कर सकते हो। लास्ट वाले क्लॉज को तो 86 अमेंडमेंट से कनेक्ट है जो कर सकते हो। तो थोड़ा ऐसा ट्रिक ट्रिक बना के आपको 51 एक को रिकॉल है जो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल टू एवरी सिटीजन, तो सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी इन एब्जॉर्ब, तो ये आपके आई पॉइंट आता है जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करने की बात कर रखा है। विलेज पंचायत आपके आर्टिकल 40 है। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये आपका आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, 29 के तहत आ सकता है। और जुडिशरी को सेपरेट करना आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल है जो हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा मामला जो है वो आपके एसिड अटैक वाला मामला था, बड़ा फेमस केस है, आप आराम से बता ही दोगे, बताइए। एसिड अटैक विक्टिम के संबंध में डायरेक्शन जारी करने वाला कौन सा केस था? शाबाश, किसी का भी गलत नहीं है, वेरी गुड। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसिड अटैक के मामलों के अंदर जो डायरेक्शन जारी किए गए थे, लक्ष्मी वर्सेस, इस पे मूवी बनी थी, याद है कौन सी नाम है मूवी का? मूवी का कौन सा नाम है? इसके अंदर एक मूवी बनी थी, छपाक मूवी, वेरी गुड, जिसमें दीपिका पादुकोण का रोल था, वही दीपिका पादुकोण जिसको लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं पठान मूवी के लिए। प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ सर वो तो हमको अच्छे से पता है कि वो ट्रोल हो रही है, बस उसमें तो इंटरेस्ट का मैटर है ना, इसलिए फटाक से देखेंगे।
तो जहां पे इंटरेस्ट का मैटर नहीं होता है वहां पर भी इंटरेस्ट क्रिएट करो, क्योंकि पढ़ाई वहीं से काम आने वाली है। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कब से जोड़ी गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दे दीजिए। देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सवाल है हमारे भी आज। संविधान के अंदर ये जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये कब से जोड़ी गई थी? ये आपकी जोड़ी गई थी कब से? 97 अमेंडमेंट से। अभी हाल ही के अंदर एक कौन सा जजमेंट आया था बताइए जरा? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। हाल ही में कौन सा एक जजमेंट आया था जिसने इसको पार्शियल रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया? नाम बताओ। मेरी नाम राशि का जजमेंट है राजेंद्र, तुला राशि का जजमेंट है वहां पे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र, इसने इसको पार्शियल रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, चलो जाते जाते आप भी इसको याद करोगे। अक्सर हमारे लिए दिक्कत होती है ना कि हम कौन सा पार्ट कहां से शुरू हुआ उसको कैसे याद रखें। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। देखो कॉपरेट करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करना। ये जो लाइन में बोल रहा हूं अच्छे से सुन लो, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। कॉपरेट करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करना, हाँ या ना? ठीक है। हेल्प करने का मतलब होता है एच फॉर हेल्प। तो आप इससे याद रख सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फंडा है वो एच से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? एच से। देखो आप लोग एक्सेप्ट करो मत करो, लेकिन ये जो याद होता है इनको याद करना बड़ा मुश्किल काम है। याद करना बड़ा मुश्किल है जो काम है कि भाई आपकी कहां से कहां तक पंचायत आएगी, कहां से कहां तक म्युनिसिपलिटी आएगी और कहां से कहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसको अगर आप लोग चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि कोऑपरेट करना, हेल्प करना, जेड एच तक आगे ये वाला मामला आ जाएगा। तो आपके म्युनिसिपलिटी कहां तक हुई? म्युनिसिपलिटी कहां तक हुई? जी तक हुई। तो 243 जेड जी तक आपके म्युनिसिपलिटी है जो आ जाएगी, म्युनिसिपलिटी है जो आ जाएगी। ओके। और म्युनिसिपलिटी शुरू कहां से होगी इसको कैसे पता करोगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पे बताया था 16-18। ये 16-18 याद रखो भाई। आज के बाद पंचायत म्युनिसिपलिटी 16-18 16-18 ऐसे बोला करो। ठीक है। तो कनेक्ट कर लो ए बी सी डी ई ऐसे करके ज्वाइन कर लो, जो पॉइंट आपके बचता है वहां से आपका पॉइंट है जो कनेक्ट हो जाएगा, है ना? ओ तक मामला जाता है, पी तक आपका हिस्सा आ जाएगा। तो 243 पी से लेकर आपके यहाँ तक आपके क्या नाम है इसका, म्युनिसिपलिटी आ जाएगा। यू कैन कनेक्ट विद दैट पॉइंट। ठीक है। और और एक और तरीका भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो बताऊंगा नहीं मैं, छोड़ो। इसका आंसर दो आप। तो 97 राजेंद्र वाला केस भी याद रखिएगा। ओके। अगला सवाल, इनमें से कौन से केस के अंदर एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर है जो किया था? कौन सा मामला था जहां पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? 99 आपका अमेंडमेंट था, ये 99 अमेंडमेंट था। ये यहाँ पर सारे सारे जो पॉइंट आपको अमेंडमेंट चार्ट्स के दिखाई दे रहे हैं ना, लिंकिंग चार्ट्स के, ये लिंकिंग चार्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसको नोट करते हुए चलो तो। जब भी कोई सवाल आता है देखो क्या इस चार्ट से आप उसका सॉल्यूशन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, है ना? एक बेसिक सा सवाल है, इंटरव्यू कैंडिडेट गलती करते हैं, कितने अमेंडमेंट हुए सोच के बैठे हैं अभी तक, कितने अमेंडमेंट पता ही नहीं है ना? तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो हो सकता है लिंकिंग चार्ट्स और मेजर लॉ वाले चार्ट्स, है ना? इनको मेडिटेशन में पूरा अप्लाई कर दो। ओके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिंपल सा केस है। यहाँ पर अभी तक जो आपके चल रहा है मामला, उसमें अफसान खान जी टॉप कर रहे हैं। अरे वाह, देखो अफसान जी हैं, साथ साथ में हमारे साक्षी कुमार जी है, सचिन जी है, भारती जी, सुलेखा जी, विनीता जी है। विनीता जी हमारे पाली वाले हैं, शायद पाली वाले मतलब पाली शहर के हैं, नॉट पाली वाले, बोले पाली वाले नहीं है, पाली शहर के हैं। अक्षत जी है, अंजलि जी है और देवयानी जी है। करेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारे बीच में नाउ आंसर टिक करूं क्या? ये लीजिए, ये टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अनलेस अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंसी रूल की है वो कितने टाइम तक रहती है? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ? बिल्कुल एकता जी, पुराने नहीं है, पुराने मत बोलो जी, बहुत फ्रेश है कैंडिडेट्स हैं और हमेशा फ्रेश ही रहेंगे, एनर्जेटिक है आप ही की तरह। पुराने क्या होता है? हम्म देखो अब यहां पर गड़बड़ हो रही है, यहां पर गड़बड़ है जो हो रही है। एक बात सुन लो
ये आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। 352 का पीरियड वर्सेस 356 का पीरियड और वर्सेस 360 का पीरियड, इन तीनों में अलग अलग बात है। अब आप में से कई लोगों ने 6 मंथ का मामला है जो यहाँ पर क्या कर रखा है, टिक है जो कर रखा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेरेक्ट ओपन करो, फटाफट दौड़ते भागते आ जाओ, रुको ना, 356 पर आओ। अब देखना आपको 356 में कई सारे पीरियड दे रखे हैं। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, हो सकता है ये आपका एग्जाम के अंदर एक नंबर बचा ले, ठीक है। 356 आप पढ़ोगे ना, तो 356 में आपको एक पीरियड 2 मंथ का भी देखने को मिलेगा, एक पीरियड आपको 30 डेज का देखने को भी मिलेगा, एक पीरियड आपको 6 मंथ का देखने को भी मिलेगा, एक पीरियड आपको 1 ईयर का भी देखने को मिलेगा, और एक पीरियड 3 ईयर का भी देखने को मिलेगा। ये संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल है, सुनना अच्छे से, ये आपके संविधान का एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो एक नहीं 6 तरह के पीरियड को लेकर बैठा है। 6 तरह के पीरियड, 356 कंटेन 6 पीरियड, ठीक है। 356 कंटेन 6 पीरियड। यहां पर कितने आ रहे हैं आपके, 6 पीरियड आपको देखने को यहां पर है जो मिलेंगे, और वो एक से एक खतरनाक है। ऐसे केस में आपको 356 को बहुत बढ़िया तरीके से डील है जो करना पड़ेगा। 30 डेज, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 6 मंथ और 3 ईयर्स, है ना। ये कुछ कैंडिडेट 5-5 लिख रहे हैं, आपको बता दूं मैं। अच्छा ये 5 हो गए, अच्छा सॉरी, इस एंगल से कह रहे हो क्या सर आपकी मैथ्स बड़ी वीक है। हाँ वो तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं पैसे गिनने में हमेशा गड़बड़ी कर देता हूँ। कई बार स्टूडेंट आके किसी में 8,000 पकड़ा तो बोलता सर 10,000 है, मैं चुपचाप रख लेता हूँ, मुझे लगा 10,000 होंगे, बाद में पता चला स्टूडेंट बदमाशी करती मेरे साथ, 2,000 तो कम दे दिए। चलिए, तो 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये किसी भी और आर्टिकल में नहीं देखने को मिलेंगे। चलो भाई, तो मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहूंगा यहाँ पर, है ना, ताकि आप लोग मुझे जज बनने के बाद थोड़ा तो याद कर रख ही लोगे। आज पता है एक ऐसा गजब का सीन हो गया, मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, एक कैंडिडेट आया, है ना, एक कैंडिडेट आया, कैंडिडेट को वापस फीडबैक देने के बाद में थोड़ा सा उससे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है 1-2 मिनट का, ओके। तो मैंने उससे पूछा भाई लिंकिंग लॉ से कनेक्टेड आप आपने वीडियो देखी? हाँ सर थोड़ी देखी है। तो मुझे लगा भाई थोड़ी, इसका मतलब 1-2 देखी होगी और ज्यादा देखी नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन कौन सी देखी, एक सेकंड में आर्टिकल ढूंढ लेता हूँ, बातों के चक्कर में वो भूल जाऊंगा मैं। कहाँ गया, स्क्रीन पर लाना है 356, यस हियर वी हैव। बहुत लंबा चौड़ा है, तुम लोग स्क्रीन की बैंड बजा दोगे, चलो कोई ना। थ्री 356 1 2 3 4 5 6 और 7, ओके 7 स्लाइड है आगे। आगे की स्टोरी ये है, वो स्टूडेंट कहता है हाँ सर थोड़ी देखी है, मेरे को लगा 1 या 2 देखी होगी। तो फिर मैंने पूछा ऐसे, मैंने एक्साइट में पूछा, मैंने कहा 1-2 देखी है तो कौन सी देखी है? तो कि सर आपने वो आईपीसी की क्लास देख ली, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास देखी थी, आपके वो जजमेंट देखे थे मैंने, वो आपकी आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ का माइनर कराया था वो देखा था मैंने, आपकी कुछ वो जो आपने 2-3 केस लॉ की कहानी कराई थी वो देखी थी मैंने, फिर मैंने आपके साथ में सर जो आपने वो बीच में आप एक स्टोरी लेके आए थे वो देखा था, आपने को ट्रिक समझाई थी, मैंने कहा पीछे बचा गया? हाँ सर नहीं सर पीछे तो कुछ नहीं बचा। तो मैंने कहा झूठी बोल दे यार, कभी कभार दिल रख दिया कर, है सामने वाले इंसान का कभी कभार दिल रखने के लिए मतलब सच बोलने के अंदर भी झूठ गया तो थोड़ी देखी थी, सारी की सारी तो देख ली, बच्चा क्या? इतनी वीडियो तो कभी मेरी घरवाली ने नहीं गिनी होगी यूट्यूब के, मेरी इतनी सारी वीडियो पड़ी है, जितनी उसने मेरे को नाम बता दिया, बोला मैंने थोड़ी देखी थी। मैंने कहा ठीक है यार, तो कभी कभी लगता है यार मन में थोड़ी सी कभी कभी बात आती, रोज रोज नहीं आती, कभी कभी आती है कि यार नहीं मिलती इज्जत, फ्री क्लासेस को इज्जत नहीं मिलती, कभी कभी ऐसा लगता है। वो लोग क्रिटिक्स कहते हैं ना कि सर आप कितना भी चिल्ला और चीख लो चिल्ला लो, अल्टीमेटली कैंडिडेट जो है वो पेड वर्जन देके आता है, यहाँ पर होता है। क्या जो भी मैं इनको नहीं सुनता हूँ, सुनना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। ओके, प्यार एहसास है वो याद रह जाएगा, कोई बात नहीं। जिसने लगेगा कि नहीं हो रहा है तो दूसरा धंधा पकड़ लेंगे, वकालत शुरू कर लेंगे। चलिए जी यहाँ पर आ जाइए। तो आप देखो, मैं आपको 2-3 बातें फटाफट नोट कर लेना और यहाँ पे टिक मार्क कर लेना। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको पीरियड रिकॉल कराने की कोशिश है जो कर रहा हूँ, पीरियड रिकॉल कराने की कोशिश है जो कर रहा हूँ।
If the president on receipt of the report of the governor of the state is satisfied the institution has arranged in which the government of the state cannot be carried according to provision, तो यहाँ पर सिर्फ इसने रीजन दे रखा है। अब आप देखो इसके अंदर वो क्या करेगा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा, इमरजेंसी डिक्लेयर है जो कर देगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर अपन नोट करते हैं, सारा मिक्सअप हो गया ना, मतलब कुछ एक आर्टिकल इधर उधर चले गए। ओके, मिल गया। तो अब यहाँ पर आपके सामने एनी सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब तीसरे पे आओ, अब देखो यहां से स्टार्ट होता है पहला पीरियड। एवरी प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल शैल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, उसको संसद के सामने रखा जाएगा। और ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट वेयर ये आपके रिवोकिंग वाली प्रोक्लेमेशन नहीं है तो सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ, ये पहला पीरियड। जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती, जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती तब तक क्या होगा, तब तक 2 महीने का मामला आएगा। वहां पर क्या आएगा, 2 महीने तक उसका प्रोक्लेमेशन क्या कर सकता है, वैलिड तरीके से वर्कआउट कर सकता है। 2 महीने तक वैलिड तरीके से वर्कआउट है, ये पहला पीरियड आपका, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, तो ये तो आपके एक सबसेक्शन 3 में आ गया। ये सवाल पूछा गया था अभी, ये सवाल है जो पूछा गया था। अरे रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, मैं भी इग्नोर कर देता हूँ कई बार कुछ चीजों को, ठीक है। वो मालिक है ना, मालिक वो सब देखता है। अगर दिल से मेहनत करोगे तो दिल से प्यार भी मिलता है, और वो आप लोग देते हो मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट्स व्हाई आई लव यू। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव। अब ध्यान से देखो, पहला कौन सा पीरियड है, अगर अप्रूव नहीं की तो 2 महीने, अगर प्रोक्लेमेशन अप्रूव कर ली तो 6 महीने बाद, 6 महीने उसको वैलिडिटी मिल जाएगी। कितनी, 6 महीने। ये दूसरा पीरियड, ये क्या हो गया, दूसरा पीरियड। अब आगे देखो, अब यहां पर आपके बीच में एक और 6 महीने का पीरियड और आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट इफ एंड सो ऑफन। अब देखो ये प्रोविजन तो कह रहा है कि भाई अगर हाउस ऑफ पीपल वहां पे किसी कारण से क्या बोलते हैं उसको डिसॉल्व वगैरह हो रखा है तो वो अलग बात आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन आप इस पॉइंट को ध्यान रखें, 3 इयर्स का पॉइंट दे रखा है। किसी भी केस में 356 की जो मैक्सिमम वैलिडिटी है वो कितनी होगी, 3 साल। तीसरा पीरियड, अभी तक क्या था, अप्रूव नहीं किया 2 महीने, अप्रूव कर लिया 6 मंथ, और ओवरऑल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 साल। मैं पूछूंगा वापस अभी, ठीक है। अभी और कहानी बाकी है, उसको आप समझने की कोशिश जरूर करता है। अब यहां पर आपके बीच में एक प्रोविजन और आ रहा है, उसको भी समझिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है इन बिटवीन, लोकसभा अगर इन बिटवीन डिसॉल्व हो जाती है तो जब लोकसभा वापस बन जाएगी, लोकसभा की वापस सिटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको कितना टाइम पीरियड मिलेगा, तो यहां पर टाइम पीरियड आएगा 30 डेज, ठीक है। अप्रूव करने के लिए क्या था, अप्रूव करने के लिए वहां पर कितना टाइम पीरियड आएगा, 30 डेज। वापस मेरे साथ रिकॉल करो, प्रोक्लेमेशन इश्यू किया, पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है 2 महीने, अप्रूव कर लिया है 6 महीने, बार बार अप्रूव कर रही है, मैक्सिमम कितना, 3 साल, मैक्सिमम कितना, 3 साल। अगर जिस समय अप्रूव करना था उस समय हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो रखी है, विघटित हो रखी है, तो जब वो वापस बैठेगी ना, जब वो वापस बैठेगी तो उसके 30 डेज, उसके 30 डेज में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। एक पॉइंट यहां पर और है, एक साल का पॉइंट आपको और मिलेगा। हाँ ये देखो 5th वाला पॉइंट, notwithstanding anything contained in clause 4, a resolution with respect to the continuance in force of proclamation approved under clause 3 for any period beyond the expiration of 1 year from the date of issue of proclamation shall not be passed by either house of parliament। यानी कि आप जो उसको वैलिड करने वाला पॉइंट है ना, वो मैक्सिमम 1 साल तक क्या कर सकते हो और कर सकते हो, फॉर एनी पीरियड बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर, बियॉन्ड एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर। एट ए टाइम आप 1 साल से ज्यादा करोगे तो पास है, जो नहीं किया जाएगा। तो ये 5 तरह के पीरियड यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो पार्लियामेंट अगर आपका अप्रूव, मैं उसको शॉर्ट में नोट्स बना दूं क्या, बना ही देते हैं। नंबर 1 देखो, अंटिल, ये हो सके तो नोट कर लेना, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। वॉइस ब्रेकिंग हो रही, एम आई ऑडिबल टू यू? सना जी क्लियर है? आप थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। देखो, अंटिल पार्लियामेंट अप्रूव, until P for parliament, until parliament approve, तो इस 356 वाले प्रोक्लेमेशन की वैलिडिटी कितनी है, 2 महीने, 2 महीने, ये पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो, पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर दे तो, यहां पर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो इसका वैलिडिटी हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है। पार्लियामेंट इसको बार बार अप्रूव कर सकती है, बार बार इसको अप्रूव कर सकती है, तो मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी भी बार कर लो, मैक्सिमम वैलिडिटी जो इसकी होगी वो याद रखना 3 साल,
आपको पता है मैक्सिमम वैलिडिटी 352 की नहीं दे रखी है, 360 की नहीं दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ 356 की दे रखी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि मान लीजिए कि अगर वहां पर हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व है, हाउस ऑफ पीपल रीसीट वापस बैठता है, रीसीट आफ्टर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसोल्यूशन, तो कितना पीरियड होगा यहाँ पे 30 डेज। तो कितना पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 30 डेज है जो हो जाएगा। फिर आपके सामने एक और पॉइंट आता है, 356 अपनी जगह पर है, उसके साथ साथ 352 की इमरजेंसी ऑलरेडी लगी हुई है, 352 की इमरजेंसी लगी हुई है। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भाई अभी तक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हम नहीं करा सकते, तो आपके 352 का इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का पॉइंट वहां पर आ जाता है, 352 का इमरजेंसी साथ में लगा हुआ है, और प्लस इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हम नहीं करवा सकते, तो उस केस में 6 महीने की जगह 1 साल तक भी उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जा सकता है रेजोल्यूशन के द्वारा। ये 5 पॉइंट है इसके, हो सके तो इनको याद करने की कोशिश है जो कीजिएगा, ठीक है जी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं जागृति जी, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर इसी में अटके हुए रह जाएंगे, बाकी का पेपर था वो भी नहीं पाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, पार्लियामेंट ने जब तक अप्रूव नहीं किया है, अब वापस पोल कर रहा हूं, इस बार आंसर करेक्ट आना चाहिए, बताइए। पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 2 महीने है जो होगी। अच्छा एक बात और सुन लो, पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो 352 की जो वैलिडिटी है, 352 की जो वैलिडिटी वो कितनी रहती है, वो 1 महीना रहती है, ठीक है। और 356 की वैलिडिटी और 360 की वैलिडिटी कितनी रहती है, 2 महीना है जो रहती है, बराबर, वेरी गुड। अब तो नहीं भूलोगे, हाँ या ना, अब तो माइंड में सेट हो गया। मुझे एक बार थम्स अप कर दो या यस बोल दो, यस और नो। पोल ही नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, गोली मारो पोल को, आपने यस कर दिया, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 393 इसका आर्टिकल है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक सा सवाल है, पूछो, और इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ये भगवान बसंती तेरा नाम क्या है। आर्टिकल इसके कितने 12 शेड्यूल है, जिसके अंदर कितने हैं 12 शेड्यूल इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर रखे हैं कि नेशनल एंथम जो है सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म स्टार्ट होने से पहले होनी चाहिए, ये कौन सा मामला आया था, याद है, बताओ कौन सा मामला था यहाँ पे, इसके अंदर आपके कौन सा मामला था जो इससे कनेक्टेड है, जो था। पोल क्यों नहीं हो पा रहा है, शायद पोल कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। हो गया था क्या, ओके ठीक है। नहीं हुआ ना, नहीं आंसर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, शायद हुआ होगा, मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर है जो नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, चलो कमेंट बॉक्स में ऐसे ही बता दो, मुझे दिख नहीं रहा, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, ए बी सी डी, विच विल बी द करेक्ट वन, विच विल बी द करेक्ट वन हेयर, ठीक है। सब मिक्सअप आंसर, आंसर बी विल बी द करेक्ट वन, ध्यान रखना। श्याम नारायण चौक से इस वाले केस में राष्ट्रगान मूवीज से पहले चलाने के बारे में बात है जो कही गई थी, ठीक है। 2019 का पेपर आपके सामने आ रहा है, द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अब बताओ उस ट्रिक को यूज करो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे आपको याद रखना चाहिए। वैसे ये बहुत आसान है, इनको यहाँ पे 0 to 6 भी देना चाहिए था, तब आप लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 8 से 16 तो कोई पीरियड ही नहीं है, 8 से 18 भी कोई पीरियड नहीं है, तो आप लोग भी एकदम चतुर रामालिंगम हो, आपको पता है 6 से 14 ही होगा, इन्होंने 0 से 6 दिया होता तो शायद थोड़े आप कंफ्यूज होते। खैर चलिए कोई बात नहीं। विच इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा जो है रिलीजियस अफेयर मेंटेन करने के संबंध में, रिलीजियस अफेयर मैनेज करने के संबंध में आपका पॉइंट है जो नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ आर्टिकल कौन सा है, पहले तो ये बताओ कि आर्टिकल कौन सा है। बिल्कुल भारती जी, अब नहीं होते, ये उस टाइम का पेपर है, उसमें पूछा गया था, अब नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, हो सके तो याद रखना, ठीक है। 25, 26, 27, 28, 4 बातें आपके सामने आ रही है, ठीक है। देखो इसमें याद रखना, सी फॉर कंसाइज, धर्म को मानना,
M फॉर मैनेज करना, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना, ठीक है। T फॉर टैक्स का पेमेंट नहीं करना, और A फॉर अटेंडेंस। 4 बातें बता रहा हूं। C फॉर क्या है? कंसाइज। M फॉर ए मैनेज द रिलीजियस अफेयर। T फॉर टैक्स का पेमेंट नहीं करना, और A फॉर अटेंडेंस, ए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो आपकी ये 25, 26, 27, 28। अब 26 के अंदर इन्होंने अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। मैंने आपको पता है थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने कहा था कि आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, है ना। और वही बात इन्होंने यहां पर है जो मेंशन कर दी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाला जो पॉइंट है, देखो ये कौन सा आर्टिकल 26 है। 26 के अंदर आपका ये डी पॉइंट तो पहली बात आता ही नहीं है। डी पॉइंट पेमेंट ऑफ टैक्सेस का कहां पर आता है? 27 में आता है। और 27 के अंदर भी इसकी भाषा अलग लिखी हुई। उन्होंने कहा कि no tax for particular religion shall be used. Okay, तो आंसर विल बी डी ईयर। अगला सवाल, नाउ प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन AMT आसाम, मेघालय, त्रिपुरा कौन से लिस्ट में है जो मेंशन कर रखे हैं? बताइए। A B C D कौन सी लिस्ट के अंदर इनको मेंशन है जो कर रखा है? जिन्होंने अपना बेरेट ओपन कर रखा है 244 पे आओ एक बार। आर्टिकल 244 पे है जो, आ जाइए। अब 244 और 244 एक का अंतर समझना, ठीक है। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी मामला खोटा कर दिया है, और मुझे यकीन था कि आप लोग ऐसा करोगे। कहते ना, कई बार विश्वास होता है आपको के ऊपर कि आप लोग खोटा करोगे ही करोगे। वही चीज आप लोगों ने यकीन में कन्वर्ट करके दिखा दिया। देखो 244 और 244 एक की लड़ाई करवाओ। यहाँ पे दो बातें आपके बीच में आ रही हैं। 244 और 244 एक तो इनको अलग अलग रखना अपना जरूरी है, नंबर 1। और दूसरा ये है, इसको तो चलो अभी के लिए इग्नोर कर भी देंगे, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 244 के अंदर एक क्लॉज 1 है, और 244 के अंदर एक क्लॉज 2 है, ठीक है। ध्यान से देखना, 244 का जो क्लॉज 1 है वो आपके लागू होता है 5th शेड्यूल पे। कोई शेड्यूल बोलते हैं, कोई स्केड्यूल बोलते हैं, जैसा ठीक लगे। हाई फाई लोग स्केड्यूल बोलते हैं, मेरे जैसे भोले भाले एवरेज लोग शेड्यूल बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे देख लीजिए। और 244 जो है ये आपके 6th में आता है। किस में आता है? 6th के अंदर है जो आता है, 6th शेड्यूल के अंदर आएगा, ठीक है। अब 244(1) जो है ना, वो आपके ATM मशीन पे लागू नहीं होता। अभी ATM मशीन क्या है? एक्चुअली मैंने इनको ATM मशीन का नाम दे रखा है। A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, और मशीन का मिजोरम, ठीक है। ATM मशीन, तो ATM मशीन पर आपका 244(1) लागू नहीं होता। ATM मशीन पर कौन लागू होता है? 244 का 2 लागू होता है, ठीक है। ATM मशीन पे 244 का 2 है जो लागू होता है, ठीक है। इस बात को आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, ये 4 पॉइंट आएंगे। यहां पर लागू होता है 6th शेड्यूल। इसने किसके बारे में पूछा? इसने पूछा कि प्रोविजन एज टू एडमिशन ट्राइबल एरिया इन ATM मशीन। तो ATM मशीन जब भी वर्ड आए तो यहाँ पे होगा 6 कहीं भी दे नहीं रखा है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट वन। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ये गलती ठीक हुई कि नहीं हुई मुझे ये बताओ, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ ने ये गलत आंसर दिया था इसका। ये गलती ठीक हुई कि नहीं हुई? यस और नो? वेरी गुड। एग्जाम में मत करना, एग्जाम के अंदर मत करना, ठीक है। देखो किसी कैंडिडेट का कहना है कि सर हमसे कई बार गलती हो जाती है कि हम इसमें गलती से मणिपुर याद रख लेते हैं, मणिपुर याद रख लेते हैं। तो सर मैंने एक ट्रिक बनाई है, मैं बता दूं क्या? मैंने कहा बताओ। तो सर ट्रिक ये है कि आपने इतना तो कह दिया कि ATM मशीन, अब उसमें बस एक लाइन जोड़नी है। ATM मशीन में मनी नहीं है, ATM मशीन में मनी है जो नहीं है, मशीन में मनी नहीं है। क्या नहीं है? मनी जो है वो नहीं है। तो इससे आपको याद रह जाएगा इसके अंदर मणिपुर नहीं है। क्लैप करो, देखो कितना तेजस्वी दिमाग, क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा, क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा कहते हैं इसको। ATM मशीन में मनी नहीं है, मतलब ATM मशीन के अंदर मणिपुर नहीं आएगा। होता, देखो कई बार होता है बेचारा कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाता है, कैंडिडेट कंफ्यूज होता है कि यार मणिपुर था कि नहीं था, था कि नहीं था, था कि नहीं था। ऐसे केस के अंदर ये आइडिया अच्छा, ATM मशीन में मनी नहीं है। जिसने भी कहा उस बंदे को तुम गुलाब जामुन खिलाओ मेरी तरफ से। वेरी गुड।
मेरा यहां तक मन कर रहा है कि मैं भी इसको इस टेक्निक को लिख ही दूं। चलिए, मैंने बनाया मेगा के मोजे हैं। मेगा के मोजे तुम क्यों पहन के बैठी हो रोशनी जी? तुम्हारे खुद के कहाँ है मेगा के मोजे? हे भगवान, चलो जैसा भी बनाया है, मेगा के मोजे पहनो, जूते पहनो, उसका एटीएम कार्ड यूज करो। अच्छा रुको रुको रुको, एक बात और कहनी थी, फिर मैं भूल जाऊंगा। देखो, ये जो थर्ड शेड्यूल है ना, इसका याद रखना, इसका मतलब होता है शपथ। शपथ, शपथ। अंग्रेजी में तो हालांकि इसको ओथ बोलते हैं, बट अंग्रेजी का तो सेटिंग बैठेगा नहीं। शपथ 1 2 3, इसमें 3 अल्फाबेट आते हैं, तो तीसरा शेड्यूल होता है ये। ठीक है, 3 अल्फाबेट आते हैं, तो इसी तीसरा शेड्यूल है जो होता है। ये भी याद कर लेना, क्या पता याद रह जाए। क्या, चलो, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा? बताओ भाई, कौन सा आर्टिकल है? फटाफट बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा गया। और जो आंसर दे देवे वो मुझे ये बता देना, आर्टिकल 12 जैसी डेफिनेशन और कहां दे रखी है? आर्टिकल 12 जैसी डेफिनेशन और कहां पे दे रखी है? सबसे पहले आंसर दिया यहाँ पे महक कुमारी जी ने। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने आंसर दे ही दिया। अरे वाह, शाबाश, ये दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। पहली बार लीडरशिप बोर्ड के अंदर एक एक बालक आया है। ताली बजाओ भाई। पहली बार लीडरशिप बोर्ड में नंबर 1 पर एक बालक आया है। अभी तक तो बालिकाओं ने अतिक्रमण करके रखा था, अतिक्रमण है जो करके रखा था। पहली बार लीडरशिप में टॉप पे सचिन कुमार आए हैं। बस सचिन ध्यान रखना, ये सुलेखा जी नीचे ही बैठे हैं, धड़ाम से टांग खींच के गिरा देंगे। ओके, बी रेडी फॉर दैट। ओके, हाँ जी। सो नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा कि 12 आर्टिकल है, और 12 का प्रोविजन आपके कई जगह पे लागू होता है। जैसे आप 36 देख लो, या फिर जो है या फिर आपके सामने 152 अगर देख लो, तो वो पॉइंट आपके स्टेट से कनेक्ट है जो होता है। सर आज खुशी, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बालक संप्रदाय पीछे पिछड़ रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। ये क्या है, ये जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, युवा अवस्था में सुंदर कन्याओं के आकर्षित हो जाता है, और उसके चक्कर में पढ़ाई की बैंड बजा देता है। ठीक है, तो फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा इसलिए इन लोगों के लिए कई बार इनको मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, फटाफट बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, गड़बड़ तो आप करोगे नहीं। गड़बड़ तो आप करोगे नहीं। बिल्कुल 308 के अंदर भी आता है, 308 के अंदर भी दे रखा है। कहां पे देगा? बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा आपके, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 है। अच्छा एक बात बताओ, 19 के अंदर भी पॉइंट्स दे रखे हैं, और वो पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। 19 के अंदर भी आपको जो पॉइंट दे रखे हैं 19(1) में, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ नहीं, एफ फिनिश हो चुका है। एफ क्या हो चुका है? फिनिश है, जो हो चुका है, एफ खत्म हो चुका है। उसके बाद सीधा आ जाएगा आपके पास में जी। ई के बाद में सीधा कौन सा आ जाएगा? जी है जो आ जाएगा। ठीक है, ए फॉर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, हो सके तो फटाफट याद कर लो। बी का मतलब है असेंबल होना, एक जगह पे इकट्ठा होना। बी को आप कह सकते हो भीड़ इकट्ठी होना, होता है ना, भीड़ इकट्ठी करना, असेंबल होना, तो ये आपका अधिकार, बी फॉर भीड़। सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कह सकते हो, एक दूसरे मतलब कोऑपरेट होना। डी फॉर डमरू लेके भारत में घूमते रहना। डी फॉर दौड़ना, भारत में दौड़ते रहो। डी फॉर डमरू लेके दौड़ते रहो। ई फॉर जहां पे ठिकाना मिले वहां पे रह जाओ, रिजाइड करना। और जी फॉर काम धंधा करना। ठीक है, जी फॉर क्या होता है? प्रोफेशन है, बिजनेस करना। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा देख लीजिए। ओके, कमिंग टू इसका आंसर होगा आपके आर्टिकल 19। अगला सवाल आपके पीछे, इनमें से कौन सी कंटीजेंसी आर्टिकल 31A ऑफ इंडियन, ये बहुत अच्छा सवाल है और हम इसको हमेशा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको पहली बार इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। आप आंसर दीजिए पहले तो एक बार, 31 का आंसर क्या होगा? 31A कैपिटल ए, 31 कैपिटल ए। आर्टिकल 31 तो शहीद हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। 31 डिलीट हो गए, राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो 300A बन चुका है। 31 कैपिटल ए की बात हम कर रहे हैं, 31 कैपिटल ए की बात है जो कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। आज मुझे लग रहा है क्लास बहुत लेट चलने वाली है, क्योंकि 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 कल संडे, इसलिए संडे नहीं है, नहीं संडे तो है मतलब, लेकिन उसके लिए क्लास आगे नहीं चल रही, क्लास किसी और कारण से आगे चलेगी। देखो ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो 31A है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट कीजिए आप इस बात को। आपको इसके अंदर से कैसे सवाल बनाए उसको ऑब्जर्व करना है एक बार। यहाँ पे मैं 31A को नहीं लेके आ पाया, 31A के पॉइंट 1 को लेके आ गया। 31 यस हियर इट इज, ऑब्जर्व इट। देखो सवाल कैसे बना है 31A का, उसको हमें समझना है। ये 31A सेविंग ऑफ द लॉ प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, बेसिकली आपके शेड्यूल 9 से कनेक्ट है जो किया जा सकता है। अब आप नोट करो ए पॉइंट में क्या दे रखा है, एक्विजिशन मतलब जमीन एक्वायर्ड करना, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, ठीक है। फिर आप नोटिस करो यहाँ पे लिखा हुआ है और करके उन्होंने कहा है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या था, एक्सटिंग्विश, और तीसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ सच राइट। कौन सा राइट, एनी राइट विद रेस्पेक्ट टू स्टेट। तो स्टेट यानी कि आपकी संपत्ति, मैं इसको बोल देता हूं प्रॉपर्टी। तो आपके प्रॉपर्टी संबंधी जो अधिकार है उनको स्टेट के द्वारा एक्वायर्ड करना, या स्टेट के द्वारा खत्म करना, या स्टेट के द्वारा मॉडिफाई करना, या प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट टेक ओवर करना, है ना, या फिर अमालगमेशन कर देना टू और मोर कॉर्पोरेशन का, या फिर जो है मैनेजिंग एजेंट वगैरह है उनके राइट्स को एक्सटिंग्विश या मॉडिफाई कर देना। तो आपको ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे आप लोगों ने आर्टिकल 19 के 6 पॉइंट को याद करके रखा है ना, वैसे के वैसे आपको 31A के भी इन 5 पॉइंट को समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। एग्जैक्टली सोनम जी, हम लोग इसकी हेडिंग से आगे बढ़ते नहीं है, लेकिन आपको बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के अंदर है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो हम लोग जनरली लापरवाही करते हैं, आज पक्का पेपर पेंडिंग रह जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि संविधान है, मतलब मन जो है ना वो बताए बिना रह नहीं रहा है। हालांकि जज बनने के बाद आप सब लोग तो भूल जाओगे मुझे, मैं जानता हूं, बट कोई बात नहीं, फिर भी बता रहा हूं। आपको 51 है, 51 है, आपको 4 पॉइंट दे रखे, 1 2 3 4, ये चारों के चारों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। ये चारों के चारों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। जैसे अब 51 के अंदर सिर्फ इंटरनेशनल पीस नहीं है, इंटरनेशनल पीस के अलावा यहां पर आप देख लीजिए कि जो आपके रिलेशन है वो भी आ रखा है, साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल लॉ है उसको आपको रेस्पेक्ट करना ये भी आ रखा है, साथ ही साथ में सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जैसे अपना सेक्शन 89 नहीं होता, वैसा का वैसा यहाँ पर भी आपके सामने आ जाएगा, वैसा का वैसा यहाँ पर भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना, इंटरनेशनल पीस, रिलेशन, लॉ, सेटलमेंट। दैट्स व्हाई आई हैव टेलिंग यू एंड आई एम इवन टेलिंग यू राइट नाउ कि एक भी वर्ड जो है ना आप मिस मत करना। किसका मिस मत करना, आपके इन पॉइंट्स का, आपके इन पॉइंट्स का एक भी वर्ड जो है वो मिस आप मत कीजिएगा। सारे पॉइंट अपने आप में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है जो होते हैं, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। सर्दी वर्दी एकदम बराबर है पुजारी, सब ठीक है। To remove the president from the post impeachment can be brought on the ground of, प्रेसिडेंट को किस आधार पे हटाया जा सकता है, एकमात्र आधार है, बता दीजिए कौन सा रहेगा वो। प्रेसिडेंट को हम लोग वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हटा सकते, किसके आधार पर, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हनन करना, उल्लंघन करने के आधार पर ही हटा सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को किस ग्राउंड पे हटाया जाता है, वो 2 ग्राउंड कौन से, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। सुप्रीम कोर्ट के जज को 2 ग्राउंड कौन से हटाया जा सकता है, यस, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 वर्ड याद रखना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। कदाचार कह दीजिए और असक्षमता है जो कह दीजिए। अच्छा इसका आर्टिकल कौन सा है, 61। 61 के साथ मैंने कौन सा आर्टिकल याद रखने के लिए कहा था आपको यूट्यूब पर, 61 के साथ कौन सा आर्टिकल याद रखना है शिवम जी, 56, वेरी गुड, 56, 5 + 6 के साथ आप जोड़ सकते हो इसको। अगला पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय रिजोल्यूशन ऑफ। अब इसका आंसर तो फिर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने की मैं कोशिश करूंगा। एज एक्सपेक्टेड मोस्टली सबका गलत होना ही था। नाउ देखो एक बात याद रखना, एक बात अच्छे तरीके से समझना, प्रॉपर तरीके से। इस बार पोल गड़बड़ हो गया है क्या, पोल गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक चीज समझो आप, ये जो वर्ड है ना ऑल द देन मेंबर, ऑल द देन मेंबर, इसको अपने आप में कहा जाता है
इफेक्टिव मेजोरिटी क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव मेजोरिटी। एक होती है एब्सोल्यूट 100% ऑल मेंबर्स, एक होती है सिंपल प्रेजेंट मेंबर इन वोटिंग, एक होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो जब भी चेयर को हटाया जाता है ना, चेयर को जब हटाया जाता है तो उसको हमेशा इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है ऑल द देन मेंबर। क्या यूज करेंगे वहां पर? ऑल द देन मेंबर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या फिर देन मेंबर आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर हो जाएगा। पोल शायद यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, सही कर देना उसको। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है, पढ़ चुके हम ऑलरेडी। मैक्सिमम एज प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट की क्या है? प्रेसिडेंट की मिनिमम एज दे रखी है, मैक्सिमम एज है क्या? बताओ, मिनिमम एज तो दे रखी है, क्या मैक्सिमम एज है क्या? प्रेसिडेंट साहब की मैक्सिमम एज नहीं दे रखी है, ठीक है, नहीं दे रखी है। मिनिमम कितनी है? मिनिमम कितनी है बताओ? इसकी भी 35, इनकी भी 35 और इनकी भी 35। एक और अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, ओथ का जो फॉर्मेट है ना, वो थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट का नहीं दे रखा है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं दे रखा है, गवर्नर का नहीं दे रखा है, इनका इनके सेक्शन के अंदर ही दे रखा है। जो इनका सॉरी आर्टिकल जो है वहीं पर दे रखा है, जैसे आर्टिकल 60, आर्टिकल 69, आर्टिकल 159। ये तीन, इन तीन के अलावा कोई चौथी पोस्ट नहीं है जिसके शपथ का फॉर्मेट, जिसके ओथ का फॉर्मेट पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दे रखा हो। ये एक बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछा था, ठीक है। इन तीनों के अंदर एक एक कॉमन पॉइंट ये भी है कि इनकी ओथ का फॉर्मेट जो है ना, वो आपके शेड्यूल 3 में नहीं दे रखा है, शेड्यूल 3 में नहीं दे रखा है, इनके आर्टिकल के अंदर ही दे रखा है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, 2020, फाइनली 2020 तक आ चुके हैं। इनमें से कौन सा असेंशियल पार्ट रूल ऑफ लॉ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर कॉमन टाइप का हो सकता है? देखो, रूल ऑफ लॉ जो है वो अपने आप में तीन बातों को लेकर बैठता है, तीन बातों को लेकर है जो बैठता है। एक तो ये कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ है वो सुप्रीम होना चाहिए, एक तो ये बात करता है वो। दूसरा साथ साथ में ये भी बात करता है, आर्टिकल 14 इसका कनेक्टेड जुड़ता है। एक तो कहता है सुप्रीम ऑफ लॉ, दूसरा ये कहता है कि जज जो है वो लॉ बनाता है, इसकी थ्योरी को हमने एक्सेप्ट किया नहीं, तीसरे पॉइंट को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, और एक पॉइंट अपने आप में डेमोक्रेसी के जुड़ा हुआ मामला था। तो इन दोनों में इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी के अंदर और साथ साथ रूल ऑफ लॉ के अंदर जो कॉमन चीज हो सकती है वो क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। बताओ भाई, ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू यू विच वन बी द करेक्ट वन? अरे आप थोड़ा दिमाग तो खुद भी लगाया करो, हैं? ये कौन कंफ्यूज हो रहा है 35 को लेकर? सना जी, रात के टाइम में 10:30 बजते क्या हो जाता है? सेक्शन 84 आपके पास पास आके बैठने लग जाता है क्या? 35 साल में कौन रिटायर्ड करेगा? थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाओ। पहली बात तो मैंने बोला ही नहीं था इसके बारे में, फिर भी अगर आप मन में कंफ्यूजन आया भी है तो ये भी तो सोचो 35 साल में कौन रिटायर करेगा? ये प्रेसिडेंट है, कोई अग्निवीर थोड़ा ना है जी। अग्निवीर है कि 35 साल में उसको रिटायर कर देंगे? बताओ। सर मैं आपसे गुस्सा हूं, मैं जा रही हूं। ऐसे गुस्सा होके जाओगे तो जाओ भली। चलो अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंस, तो इसका आंसर क्या होगा? ए जो पॉइंट हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये टेक्निक है ना, मैं घर पे इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कभी कहना मत कभी किसी को, गलती से तुमको मैडम मिल भी जाए तो बताना मत। कभी थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा होता है ना, तो उनके कहने से पहले ही मैं खुद जाके उठ के उनका वो बैग बाहर निकालता हूँ, करता हूँ। क्योंकि हमेशा है ना, उल्टा करना होता है, उल्टा करना होता है। अगर आप सीधा बोलोगे ना नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, तो पहले जाएंगे, बोलेंगे जाओ जाओ जाओ, तो नहीं, क्यों जाऊं मैं, तुम्हारा कहना मानूंगी क्या? ऐसा तो ये टेक्निक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके एक्सेप्शन क्या होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के एक्सेप्शन क्या होता है? इसकी शुरुआत में दे रखे हैं, आप बताओ ए बी सी डी, कौन से पॉइंट है यहाँ पर? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, अच्छा ये गलत हो गया ना, ये पब्लिक मॉरलिटी होगा, ठीक है, ये क्या होगा? मॉरलिटी, नैतिकता होगा।
तो इसमें तीनों ये एक्सेप्शन आपको शुरुआत में ही दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू दिस, तो इसका आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? डी है जो होने वाला है। ओके चलो भाई। आरती जी है, देवयानी जी, जया जी, ओके वेरी गुड, दीक्षा जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, सोनाली जी। चलो भाई अगला पॉइंट यहाँ पर आपके बीच में, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? इनमें से कौन सा जो है आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपने आप में क्या करता है? एक्सटेंशन करता है। देखो भाई आर्टिकल 320 में पीएससी के फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, और 320 के जस्ट बाद में, 320 के जस्ट पास में, सुधर जाओ सुधर जाओ, तुम्हारे कमेंट दिख लिए मैंने, ठीक है, कमेंट पढ़ लिए मैंने। हाँ अब आ जाओ इधर। खाना नहीं देंगे, कौन से जमाने में जी रहे हो? ये हाथ नहीं है कातिया, ये हथौड़े हैं, खूब तोड़े हैं, खुद के हाथ से खूब खाना बना बना के खाया है, इसलिए वो तो टेंशन है ही नहीं, समझे आप? वो टेंशन तो है ही नहीं, खुद बना के खा सकते हैं। आई बात समझ में? धमकी दे रहे हैं, देखो तो रिश्वत खा के आए हो क्या कहीं से? चलो भाई, इनमें से कौन सा जो है वो पीएससी की क्या करता है? फंक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। ध्यान रखना पीएससी के जो बेसिक फंक्शन है वो 320 में दे रखे हैं, और इसके बाद 321 है जो आता है। तो कौन कर सकता है? इसका आंसर बताएं यहां पर, ए बी सी और डी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर यार? मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, दोनों बातें सीख लेना, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। यहां पर आपके बीच में 320 और 321 कहा गया? यस, हेयर भी है 320 और 321। बेसिक अगर हमसे पूछा जाए ना कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन कहां दे रखे हैं, तो आंसर क्या आएगा? 320। बेसिक फंक्शन पूछे तो 320, ठीक है, और पूछे फंक्शन को एक्सटेंड कौन कर सकता है, तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा या तो पार्लियामेंट का एक्ट और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कानून। ये क्या कर सकते हैं? फंक्शन को एक्सटेंड है जो कर सकते हैं, ठीक है। इसके ज्यादा लंबे चौड़े फंक्शन नहीं होते हैं, लिमिटेड फंक्शन है जो होता है। तो आंसर क्या दिया था? 50% का आंसर सही है, बाकी का आंसर गड़बड़ होगा नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना के फंक्शन को है जो बना के बढ़ाती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन ऑफ द पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट? कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसने ये कहा था 153 के अंदर नीचे एक प्रोविजो ऐड कर रखा था कि भाई एक गवर्नर जो है एक से ज्यादा स्टेट को भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इस तरीके से जो है गवर्न कर सकता है? बताइए कौन सा अमेंडमेंट था? सोनम जी, इसका मैं आपको टेक्निक बता देता हूं, आप कह रहे हो सर कंफ्यूज करते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर जनरली संवैधानिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते कानून बनाने को लेकर। वहां पे आपको मोस्टली पार्लियामेंट और वही देखने को मिलेंगे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इसकी लिस्ट बना देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो खोटे आंसर देने का सिलसिला शुरू हो चुका है ना। 52% ने खोटा आंसर दिया। 7वां अमेंडमेंट, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, 7वां अमेंडमेंट क्या था? 1956 के अंदर भारत की स्ट्रक्चर का आमूल चमूल परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये जो पार्ट सी पार्ट डी कैटेगरी के जो स्टेट हटाए गए थे उसमें आपके 7th अमेंडमेंट का बहुत बड़ा रोल था 1956 के अंदर। तो उस समय हमने आर्टिकल 153 के तहत जो है एक और प्रोविजन है जो इसने एड ऑन है जो कर दिया, और वहां पे राज्यपाल को जो एक से ज्यादा के अंदर मैनेज जो किया जा सकता है, एक से ज्यादा चीजों में वो क्या कर सकता है, अमेंडमेंट जो है गवर्नर बन सकता है, ठीक है। टोटल अल्फाबेट लॉजिक 7 बिल्कुल करना ही है। मैं आपको एक लॉजिक और देता हूं। संविधान बनने के 7वें साल में 7वें अमेंडमेंट से 7वें पार्ट को डिलीट किया गया। बोलो तारा, याद रह जाएगा। 7वें साल में 7वें अमेंडमेंट ने 7वें पार्ट को हमने गोली मार दी। आप देखो संविधान का 7वां पार्ट जिंदा है क्या? मेरी आवाज मोदी जी जैसी लग रही है क्या? है सनिका जी, तारीफ कर रहे हो आप? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। नहीं, ट्राई करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट। सब 7 साल में ही होता है आकाश जी, बहुत गहरा राज है। आपके 7 फेरे हो जाएंगे तो सारा राज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द न्यू स्टेट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स बाउंड्री किसके पास में? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दो। नया स्टेट बनाना किसके हाथ में होता है? शेड्यूल 5 वाला सवाल गलत हो गया था ना, अब तो नहीं होगा ना, अब तो नहीं होगा ना, क्योंकि अब तो हमने पूरा लॉजिक समझ लिया, एटीएम मशीन पूरी समझ ली, आर्टिकल आपके 244 का। वेरी गुड, पार्लियामेंट है जो नया स्टेट बना सकती है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये प्रियम्बल में कब जोड़े गए थे? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट बता ही दोगे। हम्म 7 साल के 7 ने 7 समुद्र दूर कर दिया, 7 भाग। ये जबरदस्ती बीच में अपनी क्रिएटिविटी क्यों डाल रहे हो हैं सर्वेश जी? सीधा सीधा लाइन है, 7 साल में 7वें ने 7वां पार्ट हटा दिया, 7 समुद्र दूर कर दिया। इतना इतना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी यहीं पे क्यों दिखाना? 42nd अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट से ये चीज है जो की गई थी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक सा सवाल है, फटाफट आंसर दो। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है बताइए। वेरी गुड, लीगल राइट है। अच्छा, अगर इसमें 2 ऑप्शन होते हैं तो क्या करते हैं? अगर यहां पे लिखा रहता सोशल राइट की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो आपका आंसर क्या होता? अब बताओ। अगर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा रहता सी ऑप्शन में, तब आपका आंसर है जो क्या होता? मैं पोल वापस कंडक्ट कर रहा हूं, अब आंसर बताओ। तो वहां पे आपका आंसर है जो क्या होता? फिर भी यही होता। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो ये सवाल डिलीट होता। क्या होता? ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट होता। और फिर भी अगर आपको ऑप्शन चूज करना पड़े तो आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टिक करके आना, मैं पहले से बता रहा हूं। आप क्या करोगे, उसके अंदर संवैधानिक राइट को टिक है जो करके आओगे। अगर आपको इनमें से चूज भी करना पड़े तो प्रायोरिटी मोस्ट अप्रोप्रिएट संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना? सर ऑप्शन में यही ढूंढ रहे थे। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं है? ठीक है, कौन सा मेंशन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है जी, चलो बताएं आंसर, ए बी सी और डी। एक मिनट मैं भी ऑप्शन पढ़ लूं ताकि इसका आंसर टिक करूं। ठीक है, ओके बताइए। फाइन, ओके ओके, डी पॉइंट है, सीधा सा पॉइंट है। अगला सवाल, आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात है जो करता है? आर्टिकल 340 किसके बारे में बात है जो करता है? बैकवर्ड क्लास कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक कमीशन। कुछ सवालों को आपको नेगेटिव तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है, ये सवाल ऐसा ही कुछ है। बताएं। कुछ सवालों को नेगेटिव तरीके से डीरेजो करना होता है। वेरी गुड, देखो इलेक्शन कमीशन कहां पर है आपके? 324, यूपीएससी 315, फाइनेंस कमीशन 280, पीछे क्या बचा? बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस का पॉइंट वहां पर आपके सामने आ जाएगा। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय, ज्वाइंट सीटिंग को चेयर कौन करता है? मतलब ज्वाइंट सीटिंग केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है यहाँ पर कौन होता है? इस सवाल का सही जवाब दे दो। और कौन से आर्टिकल से सवाल पूछा गया ये भी मुझे बताओ। कौन से आर्टिकल से सवाल पूछा गया ये भी बताओ। गलत जवाब, गलत जवाब। 108 से नहीं पूछा गया, ये सवाल 108 का नहीं है। आप लोग सिर्फ ज्वाइंट सीटिंग को देख रहे हो। 118 ध्यान रखना, 108 का एक्सप्लेनेशन आपको देखने मिलेगा 118 के साथ में। ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्वाइंट सेटिंग को कौन चेयर करता है? आपका प्रेसिडेंट, सॉरी स्पीकर। अच्छा, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है ज्वाइंट सीटिंग में? प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है?
ज्वाइंट सीटिंग में प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है? समन करने का। क्या करना है? समन करने का काम जो है प्रेसिडेंट का रहता है। ओके चलो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कहां दे रखी है? अब ये तो हमने पढ़ ली, वैसे आप बता दो, छोटा सा सवाल है, लेट मी नो, कहां दे रखी है? अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 124 को किसके साथ लिंक विद किया था? थोड़ी देर पहले 124 को किसके साथ लिंक विद किया था? वेरी गुड। आपको पता है ये जो मैं आपको लिंकिंग बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी मैंने रिटर्न फॉर्मेट के अंदर आपके लिंकिंग चार्ट में डाल रखी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि उसका मेडिटेशन करने का तो अगर आपने आदत 1 महीने डाल दिया ना, 1 महीना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 30 दिन के बाद 31वें दिन आपको किसी की जो अपने आप में आप लिंकिंग शब्दों को यूज करना शुरू कर दोगे। और वो चीज आपका जो मन में जो डाउट है ना कि सर याद नहीं रहते सवाल, वो आप देख रहे ना एकदम क्लियर हो जाएगा। 352 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक बच्चों वाला सवाल है, क्या पूछूं आपसे, मैं ही आंसर बता देता हूं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से डील जो करता है, एल है। ये लास्ट क्वेश्चन ही था, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट क्वेश्चन तो मुझे आप लोगों को देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, होता है। लिंकिंग चार्ट्स कहां से मिलेगा? तो लिंकिंग चार्ट्स आपको मिलेगा linkinglaws.com की वेबसाइट से। टेलीग्राम पे है सर, भेज भी दो सर चार्ट को, तो भिजवा ही रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आपको। ओके जी, ठीक है। तो ये आपका सारा सेगमेंट रहता था इसके बारे में। और एंड में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखो एक टीचर जो होता है ना, सुन के मेरी बात सुन लो फिर चले जाना, एक टीचर जो होता है वो भी एक इमोशनल प्राणी होता है, भावुक इंसान होता है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा भावुक होता है, इसलिए वो टीचर बनने आ जाता है। आप चाहकर भी उसको कॉमर्शियल का थप्पा नहीं लगा सकते, जिसपे थप्पा लग जाता है फिर वो थोड़ा सा टीचर नहीं रह पाता। ये बड़ी इश्यू रहती है, दिक्कत रहती है, टीचर के साथ रहती है। तो कोई पूछता है ना, कोई कहता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है सर, आप तो बस बढ़ाते जाओ, देखा जाएगा लास्ट में कोई बच्चा सक्सेसफुल होने के बाद में, जज बनने के बाद याद करे नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है? यार फर्क पड़ता है। बी प्रैक्टिकल, बी ऑनेस्ट, एंड इफ आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, फर्क पड़ता है। जब स्टूडेंट सब कुछ करता है उसके बाद में जब कहता है ना कि थोड़े देखे थे, तो बुरा लगता है, तो बुरा लगता है। या जज बनने के बाद में वो आपको याद नहीं, उससे पहले तो खूब याद करता है, सर मेरा डाउट है ये, सर एक थोड़ा सा गाइड कर लो, ये बात है वो याद है। जज बनने के बाद में भूल ही जाता है ना। ऐसे मत किया करो यार, क्योंकि ऐसा रहता है तो फिर एक टाइम के बाद में शायद यूट्यूब पे नहीं बढ़ाएगा कोई, फिर सब लोग अपने अपने अलग से धंधे खोलेंगे, संस्थाएं चलाएंगे। और ऐसा नहीं कि ऑफलाइन चलाएंगे तो चलेगा नहीं, भगवान की दया से चल भी जाएगा, लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क है जो पड़ता है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं इमोशन जुड़ते हैं जी, कहीं कहीं इमोशन जुड़ते हैं। बात ऐसा नहीं है कि वो पैसों का भूखा है, नहीं, आपकी एक लाइन जब मिलती है ना, तो खुश होता है, चलो यार बच्चे ने याद किया यार। खैर बच्चे तो क्या है, बच्चे तो नहीं कह सकते, कहीं ऐसे भी होंगे जो बच्चों के बच्चे हैं फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, वो गलत बात है। तो खैर जैसा भी है, तो इतना सा भी याद रखो, रखना जरूर, क्योंकि यार जो भी एफर्ट कर रहे हैं ना यार, दिल से कर रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं। मुझे ये चीजें करने के लिए अनअकैडमी नहीं कह रही है, ये पेपराथन चलाने के लिए अनअकैडमी नहीं कह रही है। उनके अकॉर्डिंग तो आर्ट्स होते हैं, और मेरे आर्ट्स तो 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। ये ऊपर जो आगे एक्स्ट्रा की 10 दिन वाला एफर्ट होता है, पूरा एडिशनल ही रहता है चीज के अंदर। तो दिल से करते हैं, तो आप लोग भी दिल से जुड़े रहना, कभी अलग मत करना खुद को हमसे, हमको खुद से, ठीक है। चलिए जी, तो कल मिलता है फिर, कल एक और हम लोकल लॉस का मामला डील करेंगे। कल तो मुझे इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं दिखने वाली है, क्योंकि लोकल लॉस बहुत कम लोग डील करेंगे, बट फिर भी इमोशनल कर दिया, नहीं इमोशनल नहीं समझ रही, देखो चलो छोड़ो। लीडरशिप बोर्ड दिखा है, बिल्कुल दिखाएंगे। तो आज के लीडरशिप बोर्ड में सचिन कुमार जी ने सारे पुरुष, अच्छा सिर्फ सचिन जी ने नहीं है, यहाँ पर देखो साक्षी कुमार जी भी तीसरी रैंक लेकर आए हैं, और बहुत बढ़िया, 5वीं रैंक पे दीक्षा जी, वेरी गुड, आपको और एफर्ट करना चाहिए। अंजलि जी यहाँ पर, अक्षत जी है, जया जी है, आरती जी है, सोनाली जी है, अफसान जी है, ये बाकी तो सब नारी शक्तियां दिख रही है मेरे को। चार, ये चार पता नहीं भोले प्राणी का, चार नहीं तीन, 1 2 3 भोले प्राणी रैंक, अभी भी देखो मेजोरिटी नारी शक्ति की है, अभी भी रिजल्ट के अंदर। हम्म
ओके जी, चलो। सर पता नहीं मुझे जज बने या ना बने, आपसे हमने से जुड़े रहते। हाँ, ये बस यही कहना चाहता हूँ मैं, जज बनो मत बनो, कनेक्टेड जरूर रहना, सुख दुख में याद करना। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सुख में ही याद करना, दुख में भी याद करना। कोशिश करूंगा कि आपके दुख को बांट सके, कोई कोई थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ तो अपन करेंगे ही करेंगे, है ना। अगर कुछ नहीं भी बनो तो घबराना मत, लिंकिंग लोग हमेशा खुला रहेगा, आ जाना वहां पे। ब्रांचें खोलेंगे बढ़िया से बढ़िया, एक से एक तमिलनाडु ब्रांच खोलेंगे, एक कर्नाटका खोलेंगे, एक यूपी एमपी। कैसा आइडिया है? ओके। लोकल लॉ में कौन सा सब्जेक्ट है सर? लोकल लॉ के अंदर अभी क्यों बताऊं, तुम बदमाश कल आओगे ही नहीं। ओके, 13th रैंक रहा है, वेरी गुड। ओके सर बिल्कुल नहीं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ओके, चलो जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। लक्ष्मी जी ने रेज हैंड कर रखा है, तृप्ति जी ने भी रेज हैंड कर रखा है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। बताइए। सर मैंने इसलिए किया है कि सब एक जैसे नहीं होते, मैं आपसे इंस्पायर होके जुडिशरी कर रही हूँ यूट्यूब। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट ऐसे ही। देखो एक बात होता है, इंसान का एक जगह होता है जहाँ पे वो अपनी भावनाएं शेयर करता है, और मेनली वो जगह आप लोग हैं, है ना। यस ये सर। कभी कभी कर देते हैं, सर आप दिल हल्का हो जाता है, दिल हल्का। बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हो। आपको याद होगा जब लखनऊ का वो इवेंट था, हम्म, तो मैं, कार्तिकेय एंड विभाकर जी, हम लोग 4-5 लोग वहां से इलाहाबाद से लखनऊ आपसे मिलने आए थे यस यस, स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल तो याद है। स्पेशली 2-3 घंटे का जर्नी करके आप लोग वहां पे रात को 8 सवा 8 पहुंचे थे, और सीरियसली मैं उस टाइम तो रुका आप लोगों के लिए था। यस सर। मैंने कहा, नहीं भाई वो लोग और हैं और बिना मिले मैं जा नहीं सकता। सर मैं तो गोरखपुर से इलाहाबाद गई थी एग्जाम देने, फिर वहां से आपसे मिलने, फिर देन आपको याद होगा फिर रात को ही मैं गोरखपुर आई वापस। अच्छा, यस सर। तो इतना परेशान हुए तो बताते उसमें कुछ ना कुछ। नहीं सर, आपने बोला था, फिर मैंने बोला नहीं सर मैं चली जाऊंगी। आपने बोला था कि हम मैं इंतजाम कर दूंगा, रुकना हो तो। मैंने बोला कोई बात नहीं। ऐसी कभी परेशानी आए ना तो हक से बोल दिया करो, उसमें संकोच मत किया करो। देखो सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है कभी ये से। सर, तो बस आपकी वजह से, मतलब आपसे मिलना था, इतना तो पता था आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, लेकिन मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। लाइक एकदम एनर्जी बूस्ट, फील ही नहीं हो रहा था कि आप तो ट्रैवल करके इतना खड़ी में चाय थके हैं। पीने चले थे ना उस समय लखनऊ में। यस सर, यस। ओके, यस, गॉट इट। बहुत ही स्पेशल टाइम था वो। मतलब उस टाइम मैंने सबको बोला कि सर अच्छे पर्सन तो ऐसे जानते थे, लेकिन मिलने के बाद तो एकदम लगता है कि आप सच में बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ही ज्यादा। मैंने आज सुबह ही बात की थी, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट थी, हम्म, और आपका यूट्यूब क्लासेस देखती थी। पिछले बार मैंने आरजेएस दिया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जुडिशरी में जाऊंगी। फिर मैंने आते ही लास्ट मैंने जून में एग्जाम दिया था यूपीएससी का, फिर मेरा सी सेट नहीं हुआ उसमें, तो मेरा वो थर्ड अटेम्प्ट था। देन आई स्विचेस जुडिशरी में आ गई, और मैंने लिंकिंग लॉ मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया। और सिर्फ लेना नहीं है, अब कंप्लीट करना है, उसको फोड़ना है। जी सर, और बिल्कुल। 100% जज बनेंगे, है ना। हमारे पास में ऑप्शन बी की नौबत ही नहीं आएगी, पूरा मेहनत डालना है। यूपी दे रहे हो ना इस बार? जी सर, मैं यूपी ध्यान से लगाओ। हूँ, और सर आपके इंस्पिरेशन की वजह से अभी मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, फिर भी मैं मतलब कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आपकी क्लासेस ले रही हूँ। अच्छा, जिसको ठोका वो सही सलामत है? नहीं सर, एक्चुअली एक ना डॉग आ गया था मेरी स्कूटी के आगे, उसको बचाते बचाते ही हो गया था। ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं, घबराओ मत, होता है। सो स्ट्रगल होगी तो सक्सेस की कहानी बयां करने का मजा कुछ और होगा, है ना। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, यू आर और ऑसम। थैंक यू सो मच। हाय, चलिए, सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू। कल मिलते हैं वापस, ठीक है जी। अरे घबराओ मत जी, कुछ नहीं, इमोशन होता है, चीजें होती है, शेयर करते हैं। देखो दिल हल्का करना जरूरी होता है ना आयुष जी। दिल हल्का करना जरूरी होता है। ओके, तृप्ति जी आपने रेज हैंड कर रखा है, क्या हो गया? आप लॉ फील्ड में हमारे सब कुछ है सर। थैंक यू सो हेलो, मच एकता जी, गुड थैंक इवनिंग। यू सो मच, दीज वर्ड्स मैटर फॉर मी। हेलो, यस तृप्ति, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। सर हम भी आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे, तो हमें भी बहुत आप बहुत अच्छे लगते हो थैंक यू। बात। सर आपसे जब मैंने आई थी फर्स्ट टाइम, तो आप भी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे याद है अभी भी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। An academy. Let's crack it.